हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई सीबीटी 2 के बारे में। एसएससी जेई सीबीटी 1 के मार्क्स आप सभी को पता चल गए हैं। आप सब लोगों ने अपने मार्क्स देख लिए। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है वो सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे अब आगे, और काफी हद तक आपने तैयारी अपनी कंप्लीट भी कर ली होगी। और जो रिमेनिंग स्टूडेंट है जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी हम बताएंगे कि आगे आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है। निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों के साथ खड़ी है इंजीनियर्स वाला की टीम। तो बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। तो बात करते हैं जिनका भी एसएससी जेई सीबीटी 1 की कट ऑफ क्लियर हुई है और जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, या जो भी उस लाइन को, उस थ्रस्ट लाइन को क्रॉस कर चुके हैं जहां से उनको एक स्टेप आगे निकल जाना है। क्योंकि देखो, आपने सीबीटी 1 के पेपर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को लेकर बहुत अच्छी मेहनत की थी, और अब बारी है कि आपकी जो भी टेक्निकल एबिलिटीज हैं उस पर आपको और अच्छे से काम करना है। क्योंकि बेटा सीबीटी 2 का जो एग्जाम पिछली बार हुआ था ना, वो पेपर और इस बार के पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। क्यों अंकुर सर? बिल्कुल। कि जो सीबीटी 2 का जो पिछली बार पेपर हुआ था और इस बार जो पेपर होगा, उन दोनों में क्या चेंजेस की पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल सर, जो मुझे लगता है सर, देखो जो लास्ट ईयर सीबीटी 2 एग्जाम हुआ था वो एमसीक्यू एग्जाम हुआ था बच्चों, और पहली बार एमसीक्यू एग्जाम हुआ और उसका लेवल थोड़ा लो रहा था। बट ये जरूरी नहीं है कि सीबीटी 2 एग्जाम है तो लेवल लो ही रहेगा। आने वाले टाइम में सर वो पहला एक्सपीरियंस था गवर्निंग बॉडी के लिए भी, जो भी अपना जी सर। एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। और लेकिन आने वाले टाइम में बच्चों इसका लेवल बढ़ते जाएगा, उसके लिए भी हम लोगों को रेडी रहना है। और उसी के चलते हम लोग आपके लिए एक वेल प्लान्ड एक स्ट्रेटेजी लेके आए हैं, जिसके साथ साथ जिसको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं और सीबीटी 2 को बहुत अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। जी सर। तो तो चलते हैं करते आज के हैं, वीडियो में। बिल्कुल स्टार्ट तो करते हैं। आपके जो सीबीटी 2 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप लोगों के पास 3 पॉइंट होते हैं मेजर, कि या तो आप एग्जाम को लेके वेरी सिंसियर एंड फोकस्ड बिल्कुल हो, या सिंसियर है बट फोकस्ड नहीं है, फोकस नहीं है। तीसरा क्या है, जस्ट एक कैजुअल अटेम्प्ट है। तो सर दिया क्या दिया कहना चाहेंगे इसके बारे में, कि हमने 3 ऑप्शंस जो रखे हैं इसके बारे में? बिल्कुल शुभम सर, अगर हम बात करें ये 3 कैटेगरी में हमने टोटल जी सर। स्टूडेंट को डिवाइड किया है, बट मोर देन 90% स्टूडेंट जो है वो पहली कैटेगरी में कवर हो जाते हैं, जो बहुत सिंसियर होते हैं, फोकस्ड होते हैं। क्योंकि सीबीटी 2 लेवल, सीबीटी 1 लेवल भी क्वालिफाई करना एक कहीं ना कहीं फोकस्ड होना, सिंसियर होना, तभी वो आपका दर्शाता है कि आप सिंसियर भी रहे हैं, फोकस्ड भी रहे हैं। बट फिर भी सर कुछ परसेंटेज में स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पहले तैयारी की है जी सर। और फोकस नहीं है, ठीक है हो गया, लेकिन सीबीटी 2 के लिए या एक लास्ट स्टेज तक के लिए सिलेक्शन के लिए वो तैयारी नहीं है, वो इतना माइंडसेट नहीं है, इतना फोकस नहीं है। तो बात ये है कि 10% तो बच्चा सर यहीं से कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो जाता है। जो सिंसियर स्टूडेंट है हम उनके लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि सर सिंसियरिटी और फोकस्ड मतलब अपने टारगेट को, आपको जो आपने टारगेट सेट किया है, पहले दिन आपके अंदर सेम जोश रहता है, दूसरे दिन सेम जोश रहता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो वो एक जो फोकस्ड है, सिंसियरिटी है, वो खत्म होती जाती है। बिल्कुल क्योंकि आलस आता जाएगा, फिर काम कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको सिंसियर और फोकस रहना होगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। तो आपको प्रॉपर अपनी बहुत बेहतरीन तैयारी करनी होगी। बिल्कुल, और एक बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ये पॉइंट तो हर एक मतलब ऐसा बनना ही पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को। जी सर। सिंसियर आजकल भी का, होना पड़ेगा, फोकस भी होना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप सीबीटी 2 परफॉर्म कर पाते हैं अच्छे से। जी सर, आजकल का टाइम भी यही है। बिल्कुल। तो एग्जाम पैटर्न पे बताइए सर कुछ। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बच्चे सीबीटी 1 आपका कंप्लीट हो गया है। सीबीटी 2 के लिए पहले आपको जानना है कि मेरे कितने मार्क्स का एग्जाम आता है, कितना टाइम मुझे मिलता है और मेरा नेगेटिव मार्किंग कितना होता है। तो बात करें यहाँ पर सर, टोटल मार्क्स जो है जी सर। 300 मार्क्स रहने वाले हैं। ड्यूरेशन 2 घंटे रहने वाला है बच्चे, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 रहेंगे, और इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग भी सर 1/3 रहने वाली है। जी सर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे अगर जो सिविल से हैं, सिविल या स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है, तो उनका पार्ट सिविल वाला पेपर हो जाएगा। बिल्कुल, इस सीबीटी 2 एग्जाम में ये आपसे जनरल इंजीनियरिंग पूरा पूछा जाएगा। अगर सिविल की बात करें तो उसके अंदर सभी सब्जेक्ट हो गए सर। स्ट्रक्चर पार्ट हो गया आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स हो जी गया, सर। एनवायरमेंट हो गया, और सभी सब्जेक्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट और बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि जो एलिजिबल हैं स्क्राइब के लिए या फिर फिजिकली जो है डिसेबल हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको 2 घंटे 40 मिनट मिलने वाले हाँ हैं। सर, उनको एक्स्ट्रा 40 मिनट्स दिए जाते हैं कि हाँ, ताकि वो अपना पेपर कंप्लीट कर सके। कर सके।
तो इसके बाद में सब्जेक्ट वेटेज की अगर हम बात करें ये तो important part सब्जेक्ट है। वेटेज में आपको ये 5 पॉइंट जरूर ध्यान रखने हैं, ये 5 से 6 पॉइंट जो मेंशन्ड है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कितने आए, थ्योरी टाइप कितने हैं, स्टेटमेंट टाइप कितने हैं, असर्शन रीजन टाइप कितने हैं, मैच द फॉलोइंग कितने आए। बिल्कुल। मतलब आपको जो वेटेज है ना, आपकी प्रिपरेशन में आपको किन क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो आपको पता चलेगा एट द एंड, जब इसके एनालिसिस की हम बात कर लेंगे कौन से टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बिल्कुल, बिल्कुल। पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ अगर सर बच्चा CBT 2 एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा लास्ट ईयर एग्जाम किस टाइप का आया है, उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर्स में आए हैं। जी सर, बिल्कुल पता होना चाहिए। और सब्जेक्ट का वेटेज पता होना चाहिए, क्योंकि देखो बात क्या है, मेहनत करनी है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं सर जिनमें कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा उनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, उसमें आपका टाइम भी ज्यादा जाता है और चांसेस जो है ना क्वेश्चन करेक्ट होने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। जी सर, तो बिल्कुल। जो एक स्मार्ट स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ वर्कआउट करता है, और इस वर्कआउट को करने के लिए आपको यहाँ पे एक बार नजर जरूर डालनी पड़ेगी, जिसमें करते हैं सर थोड़ा स्टार्ट बच्चों के साथ ये जी सर, डिस्कस बिल्कुल। करते हैं। तो बच्चों अगर बात करें तो शुभम सर ये स्ट्रक्चर पोर्शन आप ही पढ़ाते हैं, तो इसको स्टार्ट से आप एक बार तो डील देखो करिए। सोम प्लस टोस की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल टाइप कितने क्वेश्चन आए, 5। Five। थ्योरी का आया 1। देखो सोम और टोस है भी वैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, तो इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर जो ओवरऑल जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आए हैं 5+1 वो न्यूमेरिकल टाइप और थ्योरी टाइप। देखो इसमें स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं, और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत अच्छे से किए हैं, तो इस पार्ट आप यहां से कवर कर सकते हो। बिल्कुल सर, ये लास्ट ईयर 2023 में ये नहीं अपना स्टेटमेंट, क्वेश्चन असर्शन नहीं टाइप और मैच द ये फॉलोइंग में से नहीं कोई रहे भी हैं। क्वेश्चन नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। लेकिन इस ईयर आ सकते हैं। तो हमें रेडी रहना है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बट हाँ इतना है कि थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें चांसेस ज्यादा रहते जी हैं। सर। ये तो प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो जैसे सर chances अगर कम हम है। देखें ना बीएमसी प्लस सिटी, हाँ, इसमें न्यूमेरिकल देखो। टाइप एक आया, न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है। बिल्कुल। थ्योरी टाइप और स्टेटमेंट टाइप इसमें 8+7 टोटल 16 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन इनके थ्योरी प्लस स्टेटमेंट टाइप से आए हैं। बिल्कुल, और ये सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, थ्योरेटिकल है, तो देखो यहाँ से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको ज्यादा आपको देखने पूछे मिलेंगे। जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। फिर अगर हम आरसीसी की बात करें तो आरसीसी में न्यूमेरिकल टाइप 2 और जो थ्योरी टाइप होंगे मेजरली, देखो आरसीसी का जो वेटेज है वो कोड से पूछा जाता कोडल है। वैल्यूज। तो कोडल वैल्यूज या कोड से कुछ प्रॉब्लम्स होगी जो सॉल्व करवाई जाएगी, तो ओवरऑल आरसीसी का जो वेटेज रहा है वो 7 मार्क्स का रहा है, जिसमें 2 न्यूमेरिकल्स और 5 थ्योरी टाइप रहे हैं। फिर अगर स्टील की बात करें तो स्टील का वेटेज सीबीटी 1 में ना के बराबर होता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे देखने को मिलता है। बट अगर यहां देखें तो एक न्यूमेरिकल, 3 थ्योरी टाइप, एक स्टेटमेंट टाइप और मैच द फॉलोइंग भी पूछ लिए। मतलब इसने स्टील स्ट्रक्चर में हर एरिया को टच कर लिया। टोटल 7 क्वेश्चन पूछे और आप ये सब्जेक्ट छोड़ के जाते हो। बिल्कुल। बेटा ऐसा नहीं करके जाना, स्टील जैसे सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, और सर इस सब्जेक्ट में अच्छी बात यह है कि जिस न्यूमेरिकल पार्ट से स्टूडेंट सबसे ज्यादा डर रहा हाँ। है, प्रॉब्लम में, वो सबसे कम पूछा गया। सबसे कम पूछा तो गया। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो सर ने आपको कोडल वैल्यूज पढ़ाई हैं, जो भी एक डेटाबेस जो है आपको क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, और उसी के अंदर आपके ये मैच स्टेटमेंट और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब लेवल सिंपल रहने वाला है। लेवल सर सिंपल ही रहने वाला है पेपर का, बट वो थोड़ा सा स्टेटमेंट और असर्शन रीजन और मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है, तो स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा पेपर टफ लगने लग जाता है। बिल्कुल बात यही होती है। तो सर आगे आपके सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, एनवायरमेंट, सर्वे। हाँ, सर्वे ऐसा मैम पढ़ाती है। ठीक हाँ। है बच्चों, ये एनवायरमेंट की हम बात कर लेते हैं। देखो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसा आप सब जानते हैं कि ये प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। प्योरली नहीं कह सकता, डिजाइन पार्ट भी रहता है, बट ज्यादातर जेईएन एग्जाम में क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं कि वो थ्योरेटिकली पूछा जाए। इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि आपको न्यूमेरिकल 0 देखने को मिला है, कोई न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिला है। उसके साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो थ्योरी से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। स्टेटमेंट टाइप एक क्वेश्चन देखने को मिला है, असर्शन रीजन एक क्वेश्चन, मैच 1। तो टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेकिन सारे एक एरिया बात को और टच भी कर है, दिया है। सारे एरिया को टच कर दिया, हर पैटर्न पर उसने क्वेश्चन पूछा पूछ लिए है। सर। हाँ, लेवल सिंपल था सर, ये हाँ। कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल था, बहुत एडवांस लेवल था। क्वेश्चन सिंपल पूछे आने हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए आपको रेडी रहना है कि आपको हर एक पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक चीज और सर मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ जो आप नंबर 6 देख रहे हो ना, ये नंबर फ्यूचर में
बढ़ भी सकता है ये सर, अब अप टू 10 तक अपना पहुंच सकता जा सकता है, क्योंकि सर इन्वायरमेंट का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, है, बढ़ रहा है बिल्कुल टाइम के साथ में इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ रहा है। बिल्कुल। सर और जैसे सर्वे की बात अब करें ये तो सर्वे सब्जेक्ट तो अगर हम जेईएन एग्जाम की बात करें तो सर ये तो सक्सेस की ऑफ सक्सेस है। जी सर बिल्कुल, मतलब सिलेबस के अंदर अगर सर्वे को बात करें तो बच्चों ये आपका की ऑफ सक्सेस है। इसके अंदर भी सर हम देखेंगे, हमें नजर आएगा कि सभी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे हैं। न्यूमेरिकल 5 नंबर, आपका थ्योरेटी 2, स्टेटमेंट 2, असर्शन 1, रीजन, मैच 1, मैच ऑफ द टोटल 11 क्वेश्चन। तो आप ये समझिए 10% वेटेज अकेला ये छोटा सब्जेक्ट रखा है। और इसीलिए बार बार हम लोग फोकस कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस पॉइंट पर फोकस करें कि छोटा सब्जेक्ट होते हुए ज्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट गेम चेंजिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। जी सर बिल्कुल। सोइल तो ऑलरेडी सर एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट बोला बहुत जाता बड़ा है, सब्जेक्ट है सर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट क्योंकि है सर्वे और सोइल को अगर हम कंपेयर करें तो सर्वे उसके कंपेयर में छोटा सब्जेक्ट है, ज्यादा मार्क्स दे जाता है। बिल्कुल। सोइल बहुत वास्ट एरिया है और उसमें आपका 10% का वेटेज है, वेटेज लगभग सिमिलर है। तो वेटेज ये बढ़ भी सकता है सर, जी ये सर। 10% है ना, क्योंकि 10% से ज्यादा कोई भी एग्जाम हो, चाहे गेट हो, ईएससी हो, एसएससी जेईई हो, कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं इसका 10% से ज्यादा ही वेटेज रहता है, हमेशा रहा है सर, हमेशा। लेकिन इसके अंदर बच्चों एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा कम रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट इस बार ज्यादा रहा है। बट आपको यहां पर भी फोकस करना है कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है। जी सर। उससे आगे अगर मैं हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन की बात करूं तो अगेन ये पोर्शन जो है ना, हर एक स्टूडेंट का किसी भी एग्जाम के लिए ये की ऑफ सक्सेस हो सकता है। क्योंकि सर इसके साथ एक पॉइंट और जुड़ा है, जी सर, कम टाइम में दो सब्जेक्ट आप कर कवर कर सकते हो और लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप कवर कर सकते हो। इसका मतलब 10 नंबर यहां से लेके आए जा सकते हैं केवल छोटे छोटे दो सब्जेक्ट को कवर करके। और सर बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत अपना मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल वेल नोन सब्जेक्ट है। तो इस पोर्शन को, सॉइल को, सर्वे को, स्पेशली मैं बात करूं बीएमसीटी हो गया, सोमटोस हो गया, तो यहां पर अगर अच्छा खासा फोकस करते हो तो सर इसमें अगर आपने अभी रिसेंट में नोटिस किया होगा 2023 और 2024 जो प्री का पेपर हुआ है, बिल्कुल उसके अंदर भी पहले ये पेपर कम, पहले इससे क्वेश्चन कम पूछे जा रहे थे, बट इसका वेटेज सडनली पेपर 1 जो भी हो रहा है उसमें भी 10 से 11 मार्क्स का पूछ लिया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का वेटेज आपके इस बार के एग्जाम में भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आगे शुभम सर बताइए, फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करें तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल और थ्योरी टाइप क्वेश्चन 4, स्टेटमेंट टाइप 1 एंड असर्शन रीजन टाइप 1। तो असर्शन रीजन बहुत कम सब्जेक्ट में पूछे गए, जैसे एनवायरमेंट हुआ, सर्वे हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, टोटल 9 मार्क्स। फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस हाइड्रोलिक मशीन प्लस ओसीएफ तीनों का वेटेज मिला के आपके पास कितना है, 9 मार्क्स का है। तो एज कंपेयर अगर हम बाकी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे देखो एनवायरमेंट हुआ, सर्वे हुआ, सोइल हुआ, यहां पर आपको हाइड्रोलॉजी इरिगेशन हुआ, तो ये आपको बहुत अच्छा वेटेज देके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए वो पहले जैसे बीएमसी सिटी करो, फिर आप करो यहां पर जैसे आप करो सर्वे करो, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन करो, क्योंकि सर हम लेंथ वाइज भी बात करें, फिर आप सोइल करो। तो आपके पास इस तरीके से वेटेज होना चाहिए। फिर आप जैसे एस्टिमेशन कोस्टिंग करो, 10 मार्क्स का वेटेज है, छोटा सब्जेक्ट है, आपको 10 मार्क्स का वेटेज दे रहा है, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लिए जा सकते हैं, बहुत कम टाइम में लिए जा सकते हैं सर। बिल्कुल। फिर अगर एस्टिमेशन की बात करें तो 5 न्यूमेरिकल आ गए, 4 इसके अंदर थ्योरी टाइप आ गए, एक स्टेटमेंट टाइप आ गया, मतलब सारे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, बहुत टफ नहीं पूछे जाते। फॉर्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल अपना जी सर। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सर ट्रांसपोर्ट में सर अगर सीधे बात करें, ये थोड़ा सा यहाँ जो है कैलकुलेशन गलत है, बट कोई बात नहीं, 3, 3, 6, 7, 8 लगभग बच्चे इसमें 8 to 9% तब भी वेटेज रहता है सर, कोई भी एग्जाम हो। और यहाँ से आपको जो है ना न्यूमेरिकल इस बार देखने को नहीं मिले, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है सर, डिजाइनिंग पार्ट, न्यूमेरिकल वैल्यूज डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका रेलवे प्लस हाईवे दोनों को मिला के कोई न्यूमेरिकल पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सर ये 7-8% का रहता ही है। जी सर, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये इजियर बहुत है, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट आसान बहुत है, बहुत ज्यादा नंबर। और सिमरन मैम ने काफी डिटेल में बहुत डिटेल में पढ़ाया सर इसको। ठीक है, तो ये टोटल पर सर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात कर लेते हैं तो ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन, हाँ 8 मार्क्स है बिल्कुल। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पर 41 मार्क्स पूछे गए हैं ओवरऑल। हम टोटल की बात करें, न्यूमेरिकल 25% हो गए,
और ये Statement आपका type, स्टेटमेंट statement टाइप 21%। आप यहाँ पर देखेंगे असर्शन रीजन केवल सर 5% है। तो बच्चों यहाँ पर इस पोर्शन से अक्सर स्टूडेंट थोड़ा घबराते भी हैं, घबराता है क्योंकि उसको मैच नहीं करना था असर्शन को रीजन के साथ कैसे मैच कर और पाएगा। वैसे वो प्रेशर लेता है। तो बच्चों यहाँ से एक पॉइंट क्लियर है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। उसके रेस्पेक्ट में आप कॉन्सेप्ट डेटाबेस ज्यादा पढ़ते हैं तो भी आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी था सर CBT2 एग्जाम को जी अटेम्प्ट सर। करने के लिए स्टूडेंट के लिए। तो हमारा ये पॉइंट कवर होता है। इससे आगे और हम लोग स्टूडेंट के क्या गाइड कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सर सारे सिलेबस जैसे हमने यहाँ पर बिल्कुल। सब्जेक्ट्स बताई गए, सोम प्लस टोस, BMC-CT, RCC, स्टील, एनवायरमेंट, सर्वे, सिविल सोयल, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, जो स्टैंडर्ड FM, सिलेबस है। एस्टिमेशन, कोस्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन। आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वही आपको पढ़ के जाना है बिल्कुल। और बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाना है। अब पढ़ना कैसे है सर, इनको बता दिया वेटेज क्या है, अब इनको दिक्कत ये आती है कि हम पढ़े कैसे। हम ये जो ऑर्डर है सबको पता है सर, शॉर्ट नोट्स बनाने, रिवाइज करने, क्वेश्चन सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट को लर्न करना, अटेम्प्ट करने, मॉक टेस्ट, बट इनको किस ऑर्डर में किया जाए फॉलो, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अंकुर सर आप बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले क्या होता है सर, जब हम थ्योरेटिकल जी सब्जेक्ट सर। कवर कर लेता है बच्चा, तो उसके बाद बच्चा कोशिश करता है कि शॉर्ट नोट बनाने के लिए, उसको समराइज करने के लिए कम टाइम में वो रिवाइज कर पाए अपने पूरे सिलेबस को। उसके लिए आप तैयार करते हैं जी शॉर्ट सर। नोट। और शॉर्ट नोट भी क्या होता है सर, 2-3 बार जब आप रिवाइज करते हो तो और ज्यादा रिफाइंड होते हैं। जी सर बिल्कुल। ठीक है। और वनडे एग्जाम के लिए बात करें या जो MCQ एग्जाम है उसके लिए शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आप अपने हर एक स्टूडेंट के अपने इंडिविजुअल अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आप शॉर्ट नोट बनाइए, शॉर्ट नोट को बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां महसूस होगा कि यहां पर मेरे कॉन्सेप्ट वीक हैं। जी सर बिल्कुल। ठीक है। लेकिन वो सर पहले से नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद पता चलेगा बाद में। ठीक है। हाँ। तो आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो फिर आपको अपनी एफिशिएंसी का पता चलता है, आप कितने एफिशिएंट हैं, कितने % क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर आप जो है कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए। अगर कहीं पर वीक है तो लर्न कीजिए, नहीं तो फर्दर जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट मॉक ठीक है। तो ये जो सर 3 स्टेप है ना, हाँ। मैं समझता हूं स्टूडेंट को सबसे ज्यादा यहां वर्क करना चाहिए। ये है प्रॉब्लम फाइंडिंग स्टेज। आपको अपनी प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट वीक है या नहीं, और उसके लिए बेस्ट क्या है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए पहले, रिवीजन के बाद। जी सर। ठीक है। तो ये अगर स्टूडेंट इन स्टेप्स को फॉलो करता है तो सर एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है और कहीं ना कहीं बिल्कुल सर। ये एक सर मुझे लगता है कि साइक्लिक प्रोसेस है। जब वो अटेम्प्ट मॉक टेस्ट करेगा ना तो वो अपने शॉर्ट नोट्स को वापस रिफाइन करेगा, और वापस जब रिफाइन करेगा तो कुछ नई चीज वो ऐड करता हुआ चलेगा जो उससे यहां पर गलतियां हुई है बिल्कुल वो ऐड करता हुआ फिर जाएगा। एक चीज हो रहा है ना सर, जब ये डेली एक्शन में आएगा ना तो ये हैबिट बन जाएगा। जी सर। और बनते बनते अब इसको 2-3 बार बच्चा रिपीट करेगा, 2-3 बार आप इसको फॉलो करेंगे तो फिर आपका एक तैयारी करने का पैटर्न क्रिएट हो जाएगा आपका पर्सनल, और कहीं ना कहीं उसी तरीके से फिर बच्चा आगे बढ़ेगा और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं सर इन डेप्थ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, कि बच्चे को जो आपने तैयारी कर रहे हो, आपको ऊपर ऊपर से अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप ऊपर ऊपर से स्टेप्स करते जाओगे, कोई इशू नहीं, बट इन डेप्थ आपको किस तरीके से किन किन स्टेप्स को फॉलो करना मतलब चाहिए। एक होता है ना, एक प्रॉपर चैनल किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। जी सर। ठीक है। तो उसके लिए शुभम सर आप ही यहां से स्टार्ट करिए एक बार कि सबसे पहले तो बच्चे को यही डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा एग्जाम देना है। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा मुझे इस एग्जाम पे फोकस करना है। ऐसे नहीं कि 4 एग्जाम एक साथ लेके चल रहे हो। हाँ, सिलेबस मैच करवा लो, अगर सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर है तो दे सकते हो एग्जाम को, बट आपका टारगेट हमेशा एक फिक्स होना चाहिए, किस एग्जाम को आपको क्रैक करना है ये डिसाइड करना आपको। तो सबसे पहला पॉइंट है वो डिसीजन है। जैसे ही आप डिसाइड करते हो तो आपको उस एग्जाम का नेचर पता होना चाहिए कि वो एमसीक्यू टाइप है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल है, या उसके अंदर कितनी स्टेज होती है, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, या इंटरव्यू भी होगा, ये पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है सर, एग्जाम के साथ अगर फाइट करना है हाँ, तो पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम को जानना जरूरी है। एग्जाम को जानना जरूरी है। जी सर। फिर आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस आंख मीच के लगे पड़े हो, 500 एक सब्जेक्ट को 500 घंटे पीएचडी किए जा रहे हो, ये नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, कितने पॉइंट पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपको उसका वेटेज भी पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। वेटेज के अकॉर्डिंग आप उस सब्जेक्ट को टाइम दो, और कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रखना है, कितना टाइम देना है, तो ये सब यहां से एक बार डिसाइड आपको यहां से डिसाइड होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जैसे ही आप ये करोगे तो अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको प्रॉपर एक बार
सिलेबस को बहुत डिटेल में खत्म करना होगा जितना उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आता है। एक तो बार अच्छे तरीके से सारे पूरा concept प्रॉपर, को जानना क्योंकि सर इसके लिए बच्चा स्टैंडर्ड बुक स्टैंडर्ड बुक काम में ले सकता है, या अदर कोई भी रिसोर्सेज है जहां से वो पढ़ रहा है, उन रिसोर्सेज को काम में लेके वो इस चीज को कंप्लीट कर बिल्कुल। सकता है सर मैं अपने यहाँ syllabus एक को। पॉइंट ऐड कर देता हूँ बच्चों जी के सर। लिए। बच्चों अगर आपने पीडब्ल्यू का कोई भी कोर्स पढ़ा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में आपको पढ़ा दिया जाता है। जी देखो सर, बिल्कुल। स्टैंडर्ड बुक हम आपके लिए हैं, मैं तो हाँ। ये समझता हूँ कम टाइम में जितना डिटेल में पीडब्ल्यू आप अपना पीडब्ल्यू की टीम आपकी तैयारी कराती है, मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा डिटेल में कहीं भी किसी भी लेवल पे सिलेबस कंप्लीट कराया जाता होगा। तो बच्चों पॉइंट यही है कि आप जो है कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू के साथ भी चल सकते हैं। जी सर। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट, जो आपके कॉन्सेप्ट हो आपने थ्योरी पार्ट से क्लियर कर लिए, अब उसके बाद में आपको करनी होती है प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आगे आपने 3 डॉट देखे होंगे कि टू बी कंटिन्यूड, आपने देखा होगा कभी भी पेपर को आगे करते हैं तो टू बी कंटिन्यूड लिखाता है, तो आपको यही समझ लेना है प्रैक्टिस का 1 डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने रिफाइन होते जाओगे, उतने नए कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे और अपने आप को उतना ही अपग्रेड करते जाओगे, उतना ही एनहेंस करते जाओगे। बिल्कुल। वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डेटा फॉर्मूला सब आपके माइंड में रहेगा, बार बार रिकॉल। अब आप सोचो ना यार, आप अपने दोस्त का नाम बार बार रिपीट करते हो तो वो रहता ही है याद, ऐसा नहीं है कि आप कभी भूल जाते हो। सिमिलर ये है कि जब तक आप सेलेक्ट होते हैं, जब तक बार बार उनका नेम लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो हमेशा आपके माइंड में बने रहेंगे। अब इसके बाद में आता है सर टेस्ट सीरीज और टाइम मैनेजमेंट। टेस्ट सीरीज के लिए सर मैं बोलना चाहूंगा कि ये टेस्ट सीरीज जो है ना, यहाँ पर जो अटेम्प्ट की जा रही है, देखो इससे पहले जो प्रैक्टिस किया गया वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट आपने जान लिए, उनको अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। बट सर ये जो स्पेशल पार्ट है टेस्ट सीरीज, ये आपका टाइम को कम करता है। जी सर। हमेशा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है सर सिलेक्शन के लिए, और इस टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है तो वो टेस्ट सीरीज। जी सर। अगेन क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। सर टेस्ट सीरीज इनको सिखाता है टाइम मैनेजमेंट, कि आपके एग्जाम में जो टाइम दिया गया है उस टाइम में आप कैसे अपने प्रेशर को मैनेज करोगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है उस प्रेशर को मैनेज करना। उस एग्जाम हॉल में बैठ के वो 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम निकालना और उसमें चीजें एकदम सही करना, एक्यूरेसी के साथ करना, तो वो चीज सिखाती है आपको। टाइम फ्रेम में अपने आप को मोल्ड करना, ये टेस्ट सीरीज आपको उसी सेम टाइम फ्रेम में मोल्ड करा देती है। जी सर। फिर टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक्स होती है वापस आप लोग रिवीजन करो, रिवीजन करके अगेन आप मॉक टेस्ट दो, कि अब आपको पता चलेगा आपकी कितनी गलतियां सुधरी। बिल्कुल। जब तक मॉक नहीं दोगे, जब तक एग्जैक्ट एग्जाम अपना एग्जाम पैटर्न आपको नहीं पता चल पाएगा, अपनी गलती नहीं पता चल पाएंगी। और सर वही सिंपल सी बात है कि अगर जिसने अपनी गलती सुधार ली वो सब कुछ सुधर गया फिर। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों ये एक वेल प्लान था हम लोगों के पास आपके लिए, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद भी सर बच्चों का अगर कोई क्वेश्चन रहता है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी मैंने और अंकुर सर ने और पूरी ईडब्ल्यू की टीम ने एक प्रॉपर डिटेल्ड स्ट्रेटेजी क्या होती है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि सीबीटी 2 का आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। देखो इन डेप्थ स्ट्रेटेजी को आप बाकी किसी एग्जाम में भी काम में ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो किसी और एग्जाम में काम नहीं करेगी। तो ये एक बेस्ट वे होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, बाकी सारी चीजें अफवाहें हैं, जो भी चीजें चलती रहती है, रूमर्स चलते रहते हैं, उन सब पे ध्यान न दें और अपनी तैयारी करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारी पूरी इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से विश ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से मन लगाकर तैयारी करिए, पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा सोचकर कुछ नया लेके आते हैं, हमेशा सर ये बच्चों से आगे खड़े रहते हैं। और कई बार जब बच्चों को पता चलता है कि हम आपके लिए ये प्लान किए हैं तो आप अप्रिशिएट भी करते हो, प्यार भी देते हो। इसी तरीके से कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, और हम सब कामना करते हैं कि आप बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा नंबर सिलेक्शन का हमें मिलने वाला है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू।